हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इकोनॉमिक सर्वे हमारा 29 जनवरी 2021 को आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम सभी हाइलाइट्स को डिस्कस करेंगे, समरी को डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर। और ये सिर्फ हाइलाइट्स है क्योंकि हम ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर कोई स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस का भी इसको देख रहा है तो आपको पता है कि डिटेल में आपसे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पूछा जाता है आपके मेंस में। तो डिटेल जो सीरीज़ होगी, वीडियो सीरीज़, वो भी हम लेके आएंगे। बट अभी जस्ट हम एक हाइलाइट्स आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले थीम की बात करते हैं। ईपीएफओ के लिए में भी ये ज़रूरी हो सकता है आपसे थीम डायरेक्टली पूछ ली जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की जो थीम थी वो बेसिकली कोविड-19 वॉरियर्स जो थे उनको डेडिकेट की गई थी कि उन्होंने कोरोना के टाइम में किस तरीके से पूरे देश को संभाला। तो देखिए, यहाँ पे जो कवर था बुक का वो कोविड-19 वॉरियर्स को ही दिया गया। और वहीं पे जैसे सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स जो भी वॉरियर्स का हुआ था, वहीं पे किस तरीके से जो है कोविड वॉरियर्स जो थे उन्होंने आम जनता के साथ हाथ मिला के इंडिया को अपहोल्ड किया। वहीं पे वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी, जो कि मैंने अपनी वीडियो में कवर भी की है कि किस तरीके की इकोनॉमिक रिकवरीज होती है हमारी कंट्री के अंदर, जो है वी शेप रिकवरी होने वाली है। मतलब वी शेप में क्या होता है कि पहले जो होगा, जो भी ग्रोथ होती है वो ऐसे डाउन जाती है और फिर एकदम से ऊपर ऐसे बूस्टअप होते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी है जो कि हमारी कंट्री के अंदर अभी हो रही है। और वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ और आउटवेड रिस्क क्या क्या हैं अभी भी इकोनॉमी में और क्या पहले थे, वो सभी इकोनॉमिक सर्वे में बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो कवर है इकोनॉमिक सर्वे का वो बेसिकली कोविड वॉरियर्स जो है उनको डेडिकेट किया गया है, जैसे कि नर्सिस, डॉक्टर एंड साइंटिस्ट को। और उसी के साथ जो है वी शेप रिकवरी के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो कोविड वॉरियर और वी शेप रिकवरी दोनों को कवर के अंदर डाला गया है। उसी के साथ जो है अब की बार इकोनॉमिक सर्वे में एक नई चीज़ हुई है, ई बुक फॉर्मेट जो है उसको लॉन्च किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे ऐप जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने लॉन्च किया है, ताकि जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे उसका स्मूथ एक्सेस सभी को मिल सके। हालांकि अभी मैंने प्ले स्टोर पर चेक किया था, ये ऐप अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट ये लॉन्च किया गया है ऐप हमारे 29 जनवरी को। उसी के साथ देखिए, जो सर्वे टीम बैठी थी उन्होंने ये देखा है कि जो लॉकडाउन हुआ था पूरे इंडिया में उसकी जो स्ट्रिंजेंसी ही उसको एनालाइज किया था। मतलब लॉकडाउन का क्या असर हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे को पूरे डिटेल वे में बता रखा है कि क्या इम्पैक्ट डिमांड साइड में, क्या सप्लाई साइड में क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या अच्छे फीचर्स निकल के आए, क्या बुरे फीचर्स निकल के आए। ये सारी डिटेल्स जो है वो लॉकडाउन इंडिया में जो भी हुआ उसके बारे में बताई गई है। वहीं पे जो है इसी चीज़ को दिखाने के लिए कि इंडेक्स जो है वो क्या क्या एस्टिमेट्स आए हैं इस चीज़ के लॉकडाउन के, एक स्ट्रिजेंसी लॉकडाउन इंडेक्स को भी बनाया गया है सारे स्टेट्स के लिए कि कौन से स्टेट में क्या एस्टिमेट्स रहे हेल्थ सेक्टर में, डिमांड साइड में, बिजनेस साइड में, प्रोडक्शन साइड में। तो एक इस तरीके का इंडेक्स बनाया गया है। ये इंडेक्स जो है वो किस लिए काम आएगा, अभी उस इंडेक्स को रिलीज नहीं किया गया है। इसको फ्यूचर रिसर्च के लिए जो है आगे यूज़ किया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इस इंडेक्स को किस लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि पेंडेमिक जो अभी आया है कोरोना का, उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि देखिए, जब लॉकडाउन नहीं था उससे भी पहले क्या कर दिया गया था कि जिस तरीके से वो हुआ था, बेसिकली कर्फ्यू लगाया गया था, तो लोगों को मना कर दिया गया था कि आपको घरों से नहीं निकलना है। तो जिस वजह से कि लोगों का बाहर जाना मना किया गया, तो जो एक कॉन्टैक्ट बेस्ड सर्विस सेक्टर था उसको सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है। कि मतलब कि सर्विस जो प्रोवाइड की जाती थी एक से एक कॉन्टैक्ट करके, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, हॉस्पिटैलिटी हो, तो उन सारी सर्विस सेक्टर्स जो थे, कॉन्टैक्ट बेसिस जो थे, उनको सीवियरली इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन का, पेंडेमिक का। उसी के साथ जो प्रिकॉशनरी मोटिव्स लिए गए थे उससे जो है बहुत सारी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी हुई है। मतलब कि देखिए, क्योंकि जो वर्कर्स थे उनके लिए बहुत सारी स्पेंडिंग हुई है, बहुत तरीके के क्रेडिट्स दिए गए हैं, न्यू स्कीम्स निकाली गई है। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हुई जो कि प्लान नहीं थी पहले से, जो कि हमारा पहले बजट आया था। तो उस वजह से जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस भी आई। वहीं पर देखिए, डिमांड की जो है वो अनसर्टेनिटी, मतलब जो बेसिक चीज़ें थी वो तो डिमांड में तब भी थी, बट कुछ बहुत सारी, बल्कि इवन जो 70% चीज़ें थी वो अननेसेसिटी की थी, तो उनकी डिमांड जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। ये पेंडेमिक का असर हुआ है। डिमांड साइड पॉलिसीज़ की अगर बात करते हैं कि लोगों की डिमांड पे क्या असर पड़ा, उससे प्रोडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ा, तो देखिए पेंडेमिक जो था उसने सप्लाई और डिमांड साइड दोनों को इफेक्ट किया था। बट जो डिमांड साइड थी उसको थोड़ा ज़्यादा असर पड़ा था, बिकॉज हमें ये पता नहीं था कि डिमांड जो है वो कितनी है, कितनी सप्लाई होनी चाहिए। तो डिमांड जो है वहीं की वहीं रुक गई थी चीज़ों की, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एकदम स्लो डाउन हो गया था। हालांकि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना थी उसमें एक बैलेंस इंक्रीज देखा गया लॉकडाउन के टाइम में, कि मतलब कि बैलेंसेस जो थे, जो कि सेविंग्स होती थी लोगों की, वो इंक्रीज
इंक्रीज की गई। लोग जो है स्पेंड नहीं कर रहे थे पैसे को, क्योंकि उनको ये डर था कि पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा, हमारे पास सेविंग्स बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो उन्होंने स्पेंड करने की बजाय सेव करना बेटर समझा, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर जो बैलेंसेस थे वो इंक्रीज हो गए थे। इंडिया ने जो अप्रोच रखी थी पेंडेमिक के लिए वो रखी गई थी बेसिकली कि किस तरीके से लॉकडाउन करके अर्ली से अर्ली जो है अर्लीस्ट वे में हम आगे केसेस को बढ़ने ना दें। उसी के साथ जो है मतलब कि देखा गया कि जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई, लॉकडाउन हुआ, लोगों की कॉन्टैक्ट्स जो थे वो खत्म हुए, तो 18 करोड़ पीपल जो थे उनको फ्री फूड से प्रोवाइड किया गया, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री फूड प्रोग्राम बना। ये वाला पॉइंट आपको अपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। उसके बाद देखिए इमरजेंसी क्रेडिट मेजर्स जो है वो दिए गए, जैसे कि हमने देखा था कि एमएसएमई सेक्टर्स थे, वेंडर्स थे, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, उनको इमरजेंसी क्रेडिट मेजर्स दिए गए ताकि वो अपना सर्वाइवल जो है वो दोबारा शुरू कर सके। लिक्विडिटी मेजर्स जो थे उनको अनाउंस किया गया, और उसी के साथ आत्मनिर्भर भारत सेकंड एंड थर्ड के अंदर जो है डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस जो थे, मतलब कि डिमांड साइड मेजर्स को देखते हुए जितनी भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशंस लिए गए हैं एमएसएमईज को जितना भी क्रेडिट चाहिए है, वहीं पे न्यू सेक्टर्स जो थे, जैसे कि हमने देखा था कि टॉय सेक्टर है, मेडिसिन सेक्टर है, उसको डेवलप करने की बात कही गई। तो आत्मनिर्भर भारत सेकंड एंड थर्ड जो है उसको लॉन्च किया गया, जिसमें बेसिकली फोकस किस पे किया गया था, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर किया गया था और वेज सब्सिडी प्रोग्राम के ऊपर किया गया था। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत जो है उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, गवर्नमेंट स्कीम का जो हमारा ईपीएफओ का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसमें, तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सप्लाई साइड इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं तो देखिए बहुत सारे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है वो सप्लाई साइड इम्पैक्ट में आए हैं। यहाँ पे बेसिकली जो है सप्लाई को एनहांस करने की बात की गई मीडियम और लॉन्ग रन में, ताकि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके लॉस को रोका जा सके, क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे क्या। तो ये एक जो होती है पूरी बिजनेस साइकिल होती है, एक जो इकोनॉमी होती है उसकी एक साइकिल होता है, तो वो सारा जो है मेंटेन करने की पूरी कोशिश की गई। रिफॉर्म्स जो थे सप्लाई साइड के वो बेसिकली देखे गए कि कितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को स्टैंडर्ड किया जा सकता है। तो क्योंकि देखिए सर्विस सेक्टर तो खत्म हो ही गया था, ठीक है, हमें पता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड करने की बात की गई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना अपने प्रीलिम्स के लिए। वहीं पे जो है जॉब्स क्रिएट करने की बात की गई इन्हीं दोनों सेक्टर के अंदर, और जो एग्रीगेट डिमांड है उसको अनेबल किया गया। रिफॉर्म्स के अंदर जो था वो बेसिक था कि स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ लेबर लॉ, आज की ही वीडियो में हमने डिस्कस किया जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का था, कि लेबर लॉ जो थी उनको ख़त्म कर दिया गया कि आगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो इम्प्रूव हो। उसी के साथ जो है ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर के अंदर लाए गए। एमएसएमईज के अंदर जो बीपीओ सर्विसेज थे, मतलब जो सर्विस सेक्टर था वो बिल्कुल बंद हो गया था, तो उसमें दोबारा और इम्प्रूवमेंट लाने की बात कही गई। पावर, मिनरल, डिफेंस एंड जो स्पेस सेक्टर है, तो उन सभी के अंदर जो है रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए। नेक्स्ट देखते हैं कि जो पॉलिसीज इंडिया की आई, मैच्योर फार साइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स थी बेसिकली। तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है कि इंडिया का जो पॉलिसी रिस्पॉन्स था पेंडेमिक के लिए वो किस तरीके का था। तो यहाँ पे जो है फार साइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स था, मतलब कि जो दूर की नज़र से देखा जाता है, दूरदर्शी और एक मैच्योर लेवल का था। इंडिया ने जो है फोकस सिर्फ ये नहीं किया था कि मतलब कि हमें अपनी जीडीपी को करना है कंट्रोल, यहाँ पे लाइफ्स को सेव करने के लिए, लाइवलीहुड को सेव करने के लिए है चीज़ें की गई। इस वजह से जो शॉर्ट टर्म पेड किया गया फॉर लॉन्ग टर्म गेन। तो लॉन्ग टर्म गेन क्या है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाया गया, खाली पैसे को सेव करने की बात नहीं कही गई, जैसे कि हमने अमेरिका में देखा था कि अमेरिका में कहा गया था कि इकोनॉमी को बचाओ और उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था। तो इंडिया जो है उन्होंने ये देखा कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो तो रिकवर हो जाएगी, बट ह्यूमन लाइफ जो है वो नहीं हो पाएगी, उसको वापस नहीं लाया जा सकता। तो पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सेव करना। और इंडिया जो है, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया जो है वो एक अकेला ऐसा नेशन है जिसने कि स्लीव ऑफ, मतलब कि एक लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं वो अनाउंस किए थे इस टाइम में। इंडिया का जो डिमांड साइड मेजर था वो बहुत ही कैलिब्रेटेड था, जिसने कि एक सिंपल आइडिया को रिकॉग्नाइज किया था कि देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा टेक्निकल है, तो मैं इसको अच्छी तरह से समझा नहीं पाऊंगी, बट ये जो हैं जो कि ड्राइव करते हैं उनको शायद पता होगा। उन्होंने बेसिकली ये आइडिया दिया है, और ये मैं इंक्लूड इसलिए कर रही हूँ कि शायद आपसे पूछा जा सके। तो इन्होंने कहा कि एक्सेलरेटर जो है वो तभी पुश किया जाता है जब ब्रेक्स जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, मतलब कि एक्सेलरेटर जो है वो तभी काम करता है जब ब्रेक्स को रिमूव कर दिया जाता है। ये बेसिकली कहने की कोशिश की गई, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे।
वी शेप रिकवरी जो है वो इंक्लूड की गई कि जो सेकंड वेव आई है अभी बेसिकली मैच्योर पॉलिसी मेकिंग के अंदर, तो उसमें देखा गया है कि वी शेप रिकवरी आई है। ये वाला पॉइंट तो आप बिल्कुल रट लीजिए कि कंट्री के अंदर किस टाइप की इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है। और अब ये भी देखा गया है कि देखिए जिस तरीके से इंडिया का मेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है, तो उससे जो सर्विस सेक्टर है उसकी रिकवरी और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसमें क्या है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने बताया कि पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हुई है। पहले क्या होता था 1% ऑफ हेल्थ स्पेंडिंग हुआ करती थी इंडिया के अंदर, जिसको बढ़ा के 2.5% कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, क्योंकि अभी ये क्या बीमारी से रिलेटेड है कोरोना, तो पब्लिक स्पेंडिंग इन हेल्थ सेक्टर जो है वो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। वहीं पे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में देखा गया था कि जो 65% जो लोग थे उनका जो जेब खर्च हुआ करता था वो बीमारियों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर जाया करता था, वो घट के कितना हो गया 30% हो गया। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। वहीं पर एनुअल सर्वे जो है उन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के ऊपर जो है अपना एम्फेसिस दिया है कि किस तरीके से जो है जो मिलती थी मेडिकल सर्विसेज मिला करती थी, तो वो जो है कितनी इंक्रीज एक्सेस हुआ है पुअरेस्ट को। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि एक जो मदर है वो डिलीवर करती है बेबी को, तो कितना एक्सेस उनको पब्लिक जो फैसिलिटीज़ है उनका मिल रहा है। तो यहाँ पे प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर जो है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का जो एक्सेस है वो पुअरेस्ट को बहुत ज़्यादा मिला है। ये इनका एक एस्टिमेशन है। ये वही चीज़ है, ये जो चार्ट्स हैं ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अभी मैंने सिलेक्टेड इसके अंदर इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे वही चीज़ चार्ट के थ्रू बता रखी है। इसको मैं वहाँ पे डाल दूँगी, टेलीग्राम के अपने ग्रुप पे डाल दूँगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप इन चार्ट्स के थ्रू अपने चीज़ों को रिवाइज कर सकें, ठीक है। ये वही चीज़ है कि लाइफ्स और लाइवलीहुड्स को बचाना है, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आए थे और डिमांड साइड पॉलिसीज़ आई हैं ताकि वही एक्सेलरेटर वाली चीज़ हो गई, मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव है। ये सारे वही पॉइंट्स है जो मैं कि अभी टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूँगी। वहीं पर देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, उसका एक आया है। ये पूरी ही स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये जो आपको दिख रहा है चार्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है बिजनेसेस है, और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये आपको गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है उसकी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा है हमारी कंट्री में ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 56% दिखा रहे हैं ये क्या है, हमारी कंट्री का गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो बिजनेसेस है उनका कंट्रीब्यूशन 37% है। वहीं पे अगर हम टॉप 10 इकोनॉमीज की बात करते हैं तो वहाँ पे 68% जो होता है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस का या फिर जो नॉर्मल बिजनेसेस होता है उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन होता है, और सिर्फ 11% गवर्नमेंट का होता है। तो ये वाला जो डाटा है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये वाली पिक भी जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो बिजनेस सेक्टर जो इंडिया का है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ग्रोस एक्सपेंडिचर कितना करता है, 37% का जो है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर करता है, और जो हमारी खुद की है मतलब गवर्नमेंट जो है वो 56% करती है। तो इसको कंपेयर किया गया है टॉप 10 इकोनॉमी से, जहाँ पे कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो 68% खर्च करता है, जबकि हमारी कंट्री में सिर्फ 37% किया जाता है। ये वाला जो फैक्ट है, ये सेकंड पॉइंट कि गवर्नमेंट जो है वो 56% ग्रोस एक्सपेंडिचर R&D पे करती है, और ये जो है कितना टाइम ज़्यादा है, तो ये 3 टाइम एवरेज कंट्रीब्यूशन जो दूसरी 10 इकोनॉमीज़ है उससे ज़्यादा है। तो मतलब 10 जो बड़ी इकोनॉमीज़ है उससे 3 गुना ज़्यादा जो हमारा ग्रोस एक्सपेंडिचर होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। तो ये वाला फैक्ट आप याद रखेंगे। वहीं पे जो इंडिया का ग्रोस एक्सपेंडिचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है वो GDP की टर्म्स में कितना है, तो वो 0.65% है, बहुत कम है, बट आपको ये वाला फैक्ट याद रखना है, ठीक है। ये प्राइमरीली लो इसलिए रखा गया है क्योंकि जो लोअर कॉन्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेक्टर से आता है इस वजह से जो GDP का कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है। उसी के साथ जो है लिबरल टैक्स इंसेंटिव्स को मोर लाया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, ताकि जो है टॉप 10 इकोनॉमीज के कंपेयर में इंक्लूड किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं आयुष्मान भारत के बारे में। तो यहाँ पे जो एक चार्ट के थ्रू, ये वाला चार्ट आपको नहीं करना है, बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी है कि जिस स्टेट्स में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया उनके जो स्टैटिस्टिक्स देखे गए हैं वो ज़्यादा बेटर देखे गए हैं। उनमें जो है इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है मतलब कि वो इम्प्रूव हुई है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हुई है, चाइल्डहुड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इंक्रीज़ हुआ है, मतलब अब जो चाइल्डहुड डिजीज़ होते हैं उनके ट्रीटमेंट ज़्यादा होते हैं, चाइल्ड वैक्सीनेशन इंक्रीज़ हुई है, और HIV एड्स का अडल्ट के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है। ये क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट्स हो गए हैं उन स्टेट्स के अंदर जहाँ पे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य
योजना को अडॉप्ट किया गया है। उसी में जो बेसिकली कहा गया है कि जो सिमिलर रिजल्ट्स देखे गए हैं वो वेस्ट बंगाल वर्सेस एडजॉइनिंग स्टेट्स बिहार, सिक्किम एंड असम के अंदर भी देखे गए हैं। मतलब ये स्टेट्स जो है इन्होंने बेटर परफॉर्म अब की बार किया है। अब जो है ये वाला फिगर समझाने से पहले मैं आपको कुछ ये दिखा देती हूँ, फैक्ट दिखा देती हूँ। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने ये कहा है, एक बेयर नेसेसिटी इंडेक्स निकाला है। ये जो बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स है ये रूरल, अर्बन एंड ऑल इंडिया लेवल पे अनाउंस किया गया है। इसके अंदर 26 इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया गया है 5 डायमेंशन में। ये वाला तो आप बिल्कुल रट लीजिए, ठीक है। तो 5 डायमेंशंस क्या लिए गए हैं रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया लेवल पे? एक तो सैनिटेशन हो गया कि साफ सफाई, दूसरा वाटर हो गया, तीसरा हाउसिंग हो गया, फोर्थ माइक्रो इन्वायरमेंट और अदर फैसिलिटीज। तो ये 5 डायमेंशंस है, इनमें 26 इंडिकेटर्स। तो ये याद रखना है 26 इंडिकेटर्स है, 5 डायमेंशन है, जिसमें देखा गया है कि रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में और ऑल इंडिया लेवल पे जो बेयर नेसेसिटीज होती है, मतलब कि जो चाहिए ही चाहिए है, वो कितने लेवल पे अवेलेबल होती है, उसके लिए ये इंडेक्स बनाया गया है। तो इसके फैक्ट्स देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस सर्वे में दिखाया गया है कि 2018 के अंदर अगर हम 2012 से कंपेयर करते हैं तो जो बेयर नेसेसिटीज़ हैं वो इंक्रीज हुई है। हाईएस्ट एक्सेस जो इन नेसेसिटीज़ का रहा है वो रहा है स्टेट्स लाइक पंजाब, केरला, गुजरात, हरियाणा, ठीक है। तो ये वाले जो चारों स्टेट्स हैं इनमें जो हाईएस्ट एक्सेस रहा है नेसेसिटीज़ का, और लोएस्ट कहाँ पे रहा है? झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के अंदर। तो ये वाले फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ की बात करते हैं बेयर नेसेसिटीज़ के अंदर, तो देखिए 2018 और 2012 का यहाँ पे कंपेरिजन किया गया है। तो जो डिस्पैरिटीज़ है, मतलब जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव स्टेट्स हैं, डेवलप स्टेट्स हैं, और जो कम डेवलप स्टेट्स हैं, तो उनके बीच में बहुत अच्छा गैप हुआ करता था। बट अब वो जो डिस्पैरिटी है, वो गैप जो है वो कम हुआ है रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में। ये वाले फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये भी कहा गया है कि जो एनुअल सर्वे है उसमें कहा कि बेयर नेसेसिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है डिस्प्रोपोर्शनली, और पुअरेस्ट हाउस होल्ड जो है उनको सबसे ज़्यादा मिली है। तो एक तरीके से ये अच्छी चीज़ है। उन्होंने कहा कि एक साइड हम पुअर को रखते हैं, एक साइड रिच को रखते हैं, तो जो पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा फैसिलिटी नेसेसिटीज अब प्रोवाइड की जा रही है कंपेयर टू एक रिच पर्सन। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। वहीं पे जो है बेयर नेसेसिटी को जो है कोरिलेट किया गया है हेल्थ इंडिकेटर्स के साथ भी, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी हो गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी हो गया, और जो एजुकेशन सेक्टर में इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हुई है उसको भी यहाँ पे किया गया है। अब जो है इसको जो मैंने आपको मैप दिखाया था उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये तो 2012 का मैप है, ये 2018 का मैप है। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वो स्टेट्स थे 2012 में जहाँ पे कि बेयर नेसेसिटी 0.5 से कम थी, मतलब बहुत ज़्यादा कम थी। वहीं पे देखिए 2018 के अंदर ये जो रेड वाला एरिया है ये कितना कम रह गया है। फिर जो येलो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हो गया आपका, यहाँ पे भी थोड़े थोड़े एरिया हो गए, ये वो हैं जिसमें कि एक मीडियम लेवल की बेयर नेसेसिटी मिल जाया करती थी, मतलब 0.5 से 0.7 तक। पर यहाँ पे आप देखिए कि कितना ज़्यादा जो है ये एरिया बढ़ गया है येलो वाला, मतलब एक मीडियम लेवल ऑफ नेसेसिटी हर कहीं पे प्रोवाइड होती है। और अबव 0.7 मतलब कि एक जो अच्छा खासा एरिया है जहाँ पे अच्छा एक्सेस मिल रहा है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल नाम मात्र का जो है होता था, बट इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है 6 साल में। और आप ये देखिए कि ये ग्रीन वाला एरिया जो है कितना ज़्यादा बढ़ गया है और जो और आगे बढ़ेगा। तो ये जैसे एक मैप बेस है, ये भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहीं पे कुछ फैक्ट्स हैं, ये वाले डाटा आपको याद रखने हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने कहा है कि जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है, कितनी हुई है? 1% से 2.5% जीडीपी हो गया। वहीं पे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसमें पॉकेट स्पेंडिंग जो है वो 65% हुआ करती थी, वो 30% हो गई। तो ये मैंने एक डाटा की फॉर्म में अलग से दे दिया, अगर आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो ये वाली पिक्चर भी जो है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी। आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि जो आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया था उससे हेल्थ आउटकम्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। वहीं पर जो स्टेट्स जिन्होंने PMJY मतलब की आरोग्य योजना को अडॉप्ट किया तो उनमें फैमिली प्लानिंग इंप्रूव हुई है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ वगैरह सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें बेसिकली ये भी कहा गया है, ये वाला पॉइंट हाँ ये आप याद रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में कहा गया कि इंडिया जो है वो टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में 2020 के अंदर एंटर कर चुकी है। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है और ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं पे ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है वो वही कि टॉप 10 इकोनॉमी से 3 टाइम एवरेज है। ये वाली स्लाइड भी मैं टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। फिर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ये वाला डाटा है, ये भी वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगी, ये वही आ जाता है डाटा। अब जो है हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जस्ट यही वाले डाटा हैं, तो इसमें समझाने का कुछ नहीं है।
बस ये है कि मैं बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो है वो केंद्रीय बजट पेश होने के 2 दिन पहले जो है संसद में आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में ही ये प्रस्तुत किया जाता है। उसी के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी बताई गई है, 7.7 ग्रोथ रेट बताई गई है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, मतलब कि जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है 2021-22 में ग्रोथ रेट 11 रहने की उम्मीद जताई है। तो अभी कितनी, 7.7, और जो अगला साल आएगा 21-22 का उसमें 11% मतलब 11% ग्रोथ रेट बताई गई है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि इंडियन इकोनॉमी कोरोना वायरस के प्रभाव से निकलकर जबरदस्त बाउंस बैक करेगी और अगले वित्त वर्ष में देश की वास्तविक आर्थिक विकास गति 11% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में नॉमिनल जीडीपी जो है वो 15.4% रहने की उम्मीद है। तो देखिए हिंदी में मैंने सारा डाटा इसलिए नहीं डाला क्योंकि बिल्कुल सेम है, कंसेप्ट वाइज लड़ने का कुछ नहीं है, आपको फिगर्स याद करने वो आप इंग्लिश से भी कर सकते हैं। तो जो फिगर्स उसमें नहीं थी वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। लोकसभा में पेश इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021 में रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी 14.2 कही गई है और जो वैसे थी नॉमिनल वो कितनी हुई 7.7 कही गई है। तो यहाँ पे अनुमान लगाया गया है कि वह आरबीआई और सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस के आंकड़ों से मेल खाता है। तो आरबीआई और जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जो ऑफिस था, उन्होंने कहा था कि ये जो है जीडीपी ग्रोथ रहेगी वही पाई गई है। तो ये चीज़ें जो है अब मतलब हमारी कंट्री में रियल में डेवलपमेंट देखी गई है। आरबीआई ने अनुमान लगाया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन इकोनॉमी में 7.5% की गिरावट आ सकती है। वहीं सीएसएस ने अनुमान लगाया था कि इकोनॉमी में 7.7% की गिरावट आने की आशंका है। तो वो बिल्कुल सही है। तो हमारे में जितना दूसरी तिमाही में कितनी फीसदी आई थी, 7.5% आई थी। वहीं पे आर्थिक सर्वे 2021 में कहा गया था कि करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो जीडीपी का 2% रह सकता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है करंट अकाउंट सरप्लस का, और ये आईएमएफ ने भी बताया था, यही वाला पॉइंट था। आईएमएफ ने कहा था कि वर्ष 2021-22 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ 11.5% रहेगी और 2022-23 में 6.8% रही थी। और आईएमएफ ने यह भी कहा था कि भारत अगले 2 साल में दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो इंपॉर्टेंट पिक्स मेरे को लग रही है वो मैं अभी टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगी, मतलब कि पोस्ट कर दूँगी, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो और लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।